हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरती। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अगर मुताबिक देखा जाए तो जो लोग थर्ड ईयर में हैं, यानी कि थर्ड ईयर का मतलब कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं, चाहे वो एमए में फाइनल ईयर में हो या फिर बीए कर रहे हैं वो फाइनल ईयर में, उनके एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी कर दिए गए हैं, उनके एग्ज़ाम होंगे। अगर हम यहाँ पे इग्नू की बात करते हैं तो इग्नू में बीए और सेकेंड ईयर के भी एग्जाम जहाँ तक होने की पॉसिबिलिटी है, प्रमोट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ कि अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए, पढ़ लीजिए, स्टडी करिए, ताकि यदि एग्जाम हो तो बाद में आपके लिए पछतावा ना रहे कि मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है ना, प्रमोट कर दिए जाएंगे तो अच्छी बात है। चलिए इस कड़ी में क्या करते हैं कि आज हम ले लेते हैं आपका BE 181 का, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में यूनिट 3 ले लेते हैं, प्रमुख पारतंत्र। इसके पहले यूनिट 1 और 2 के MCQ डले हुए हैं, तो यदि आपने वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें, क्योंकि MCQ हम आपके बुक से ही लेंगे, ठीक है ना, ये PDF है आपके बुक की, तो इसमें देख लेते हैं, नीचे चलते हैं और जहाँ जहाँ पे MCQ मिल रहे हैं उनको हम ले लेते हैं। यहाँ पे तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। ओके, और ये है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो MCQ मिलेंगे और इसी तरह के जो आपके एग्ज़ाम में जो है MCQ पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यदि आपको पता नहीं है कि इस बार जो, क्योंकि बुक तो आपकी पूरी थ्योरी क्वेश्चन आंसर है उसमें, लेकिन इस बार जो पैटर्न है चेंज कर दिया गया है, आपका MCQ बेस्ड कर दिया गया है ये कोर्स, ठीक है ना। तो चलिए इसमें पहला MCQ ले लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो सही होगा, क्योंकि आपके MCQ भी ऐसे ही आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु आवधिक रूप में पानी पीता है और शरीर क्रियात्मक रूप में लंबे अरसे तक ऊतक निर्जलीकरण को सह सकता है। आंसर है वो हो जाएगा ऊँट, ठीक है ना। ऊँट ऐसा जंतु है जो महीने में एक बार पानी, मतलब एक बार पानी पीता है, महीने तक बिना पानी के रह जाता है वो, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस जीवोम में अप्रैल से जून के दौरान तेज गर्मी और झुलसाने वाली हवाएं चलती हैं, जिससे जल शुष्कन क्रिया बहुत अधिक होती है। यानी कि ऐसा कौन सा भाग है, स्थल है, जहाँ पर जून से, अप्रैल से जून के दौरान बहुत तेज गर्मी, झुलसाने वाली हवाएं चलती हैं और जो जल शुष्कन क्रिया होती है वो बहुत अधिक होती है। तो थोड़ा सा इसको भी माइंड में रखिएगा, जल शुष्कन क्रिया, जल सोखने वाली क्रिया, ठीक है ना, जल की कमी हो जाती है। टुंड्रा जीवोम, मरुस्थली जीवोम, वन जीवोम, घास स्थल जीवोम, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, क्या होगा आप भी थोड़ा सा गेस करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मरुस्थल जीवोम, ठीक है ना। मरुस्थल में तो वैसे भी पानी बहुत कम होता है, लेकिन अप्रैल से जून के बीच में क्योंकि गर्मी ही होती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जल सोखने वाली। थार रेगिस्तान में कैलोटीन और यूरोमेस्टिक्स किन जंतुओं के परभक्षी हैं, आपको यहाँ पे बताना है थार रेगिस्तान में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेगिस्तानी टिड्डी, ठीक है, रेगिस्तानी टिड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से जब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, तो जो पॉइंट है वो जलीय पाय तंत्र हो जाएगा। जलीय पाय तंत्र में जलीय जीव पाए जाते हैं। ये आप एक बार अपनी बुक जरूर पढ़िएगा। जब एक बार बुक पढ़ेंगे तो इसमें से और भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो, अगर आपको नहीं आते हैं, पढ़ने से कभी कभी होता है कि हमें याद रहता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी है और आप बहुत अच्छे से उनको कर सकते हैं। परिपादक क्या कहलाते हैं, प्लवक क्या कहलाते हैं, ठीक है ना, और तरणक क्या कहलाते हैं, नितलक क्या कहलाता है, ये सभी चीज़ जिसे हम नितलस्थ जीव के प्राणी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। चलिए एक मिलान कर लेते हैं। अब यहाँ पे का से खा वाले कालम को यहाँ पे थोड़ा सा मिला लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पटलक का देख लेते हैं। पटलक का पहला हो जाएगा चा, पानी की पृष्ठ फिल्म में पाए जाने वाला, यानी पानी के अंदर सतह पे, जो पानी के बिल्कुल अंदर सतह पे पाए जाते हैं जी, वो पटलक कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर तरणक, जो तरणक होता है उसे कहते हैं जलीय प्राणी, जो कुशलता से तैरते हैं और पानी की धाराओं पर काबू पाने में समर्थ होते हैं। तरणक यानी तरण, जैसे हमें मालूम है ना तैरना, इससे भी थोड़ा याद रख सकते हैं। तो ऐसे प्राणी जो कि तैर लेते हैं, आराम से तैर लेते हैं और पानी की अगर धारा भी आती है तो उसमें आराम से बहते नहीं है बल्कि काबू पा लेते हैं, उसमें कंट्रोल अपने आप को कर लेते हैं। तो तरणक जो हो गया जलीय प्राणी जो कुशलता से तैरते हैं और पानी की धाराओं पर काबू पाने में समर्थ हैं।
फिर नितलक देख लेते हैं, नितलक क्या होता है। ठीक है, नितलक हो जाएगा पौधे और प्राणियों का समूह जो जलीय पारितंत्र की तली में या तली पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राणी और पौधे दोनों आ जाते हैं, इन दोनों का समूह हो जाता है नितलक में। और जो जैसे कि समुद्र वगैरह में हम देखते हैं, समुद्र के नीचे जनरली हम लोग कभी कभी फिल्मों में कहीं देखते हैं, डिस्कवरी वगैरह आप देखते हैं, तो नीचे जो पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं वो नितलक कहलाते हैं। नित ही का मतलब, नित का मतलब ही होता है नीचे। ठीक है, चलिए फिर प्लवक देख लेते हैं। जो प्लवक क्या होता है, तो प्लवक होता है सूक्ष्म आकार के, प्लवक का मतलब सूक्ष्म आकार के प्राणी और पौधे होते हैं जो जलीय पायतंत्रों जैसे कि समुद्र, नदियों, तालाबों और झीलों में प्लवन करते हैं, यानी कि फ्लोट यानी बहते हुए रहते हैं। और यह जीव स्वतंत्र रूप से गति कर सकने में असमर्थ हैं और गति के लिए जलधाराओं पर निर्भर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लवक में और तरणक में फर्क होगा। तरणक होते जो कि तैरने में समर्थ होते हैं और धाराओं पर काबू पा लेते हैं। प्लवक जो होते हैं सूक्ष्म आकार के प्राणी और पौधे तो होते हैं और समुद्र, नदी, तालाबों में पाए जाते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जल धाराओं पे उनको डिपेंड रहना पड़ता है, जिधर की ओर धाराएं उधर की ओर ये प्लवक चलते हैं। ठीक, ले लेते हैं पारिपादप, तो पौधे या प्राणी पंख के ऊपर ऊपर जलीय पौधों से चिपके रहने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है मेल खा गया। थोड़ा सा इनको माइंड में रखिएगा कि क्या चीजें होती हैं। क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है प्लवक से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, या नितलक से आप क्या समझते हो। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, इन्हीं से कोई 4 ऑप्शन दे देगा, एक जो सही होगा। ओके, MCQ ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे खाली स्थान भी देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। वन जीवों में विभिन्न प्रकार के डैश जटिल समुच्चय शामिल हैं, जैविक समुदाय शामिल हैं। वन सदाबहार हो सकते हैं या तो वन सदाबहार हो सकते हैं या पतझड़ वाले। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन डैश के निकट पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन जो है वो भूमध्य सागर के निकट पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पूछ लेगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य सागर, उष्ण सागर, टुंड्रा प्रदेश ऐसे करके, तो भूमध्य सागर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं, यूनिट आपकी 4 ले लेते हैं। चलिए अब ये जो ब्लॉक फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं ब्लॉक 2 की ओर और ब्लॉक 2 में देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये ब्लॉक 1 का हमने MCQ आपका कंप्लीट कर दिया है अच्छी तरह से। आप ज़रूर वीडियो वॉच करिएगा। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम ब्लॉक 2 की ओर। ब्लॉक 1 था, ब्लॉक 1 की जितनी यूनिट थी यानी 3 यूनिट है, 3 यूनिट के हमने MCQ ले लिए हैं। तो ये आपका यूनिट 4 हो गया है और इसे हम ब्लॉक 2 कहेंगे। ब्लॉक 2 के अंतर्गत यूनिट 4 है थल एवं जल संसाधन। ठीक है ना, इसमें नवीनीकरण, अनवीनीकरण संसाधन पढ़ेंगे। नवीनीकरण जल संसाधन, जल चक्र, जल के प्रकार, सभी चीजें, बाढ़, सूखा, जल स्रोतों का निम्नीकरण, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। अनवीनीकरण थल संसाधन, मृदा का निर्माण। ठीक है ना, भूमि उपयोग योजना, सभी चीजें इसमें। तो हम सिर्फ इसमें लेंगे MCQ। बुक आपको जरूर एक बार पढ़नी है यदि आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछे और आपसे बन जाए, तो बुक इसके लिए आपको जरूर रीड करनी होगी। ठीक है ना, तो देखिए पुनर्जनन होता है, इसलिए नवीनीकरण ऐसे संसाधन, ठीक है, जिनको हम यूज करने के बाद दोबारा भी यूज कर सकते हो, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना, वन, चारागाह, वन्य जीव, जलीय जीवन नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। जल भी एक नवीनीकरण संसाधन है क्योंकि इसका पुनर्चक्रण हो जाता है। ठीक है ना, और कुछ ऐसे संसाधन जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन, जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद वो हमेशा विलुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, यानी एक बार का उपयोग करने के बाद उनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वो अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना, ईंधन, पेट्रोल, कोयला, ये सभी चीजें हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है नवीनीकरण संसाधन से आप क्या समझते हैं, अनवीनीकरण से क्या समझते हैं। ठीक है, नवीनीकरण जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं और अनवीनीकरण जिनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। राइट, चलिए अब इसमें हम ढूंढ रहे हैं आपके लिए MCQ की। MCQ देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे है। बुक जरूर आप रीड करिएगा एक बार, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। जल के प्रकार, ठीक है, देखते हैं विल कहाँ पे आपको इसमें मिल पाता है हमें MCQ। अब तो होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा निकल गया है। जल स्रोतों का निम्नीकरण भी देखिए आ गया है, ये PDF है आपके पास, तो बुक होगी। बाढ़ और सूखा भी आ गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट पहुँच जाती हूँ। ओके, चलिए हम आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी बता देते हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्यों ऑलवेज ही पूछता है कि मानव जीवन के निर्वहन के लिए सबसे प्रमुख पदार्थों में से एक क्या है। ठीक है ना, मानव जीवन के
निर्वहन के लिए सबसे प्रमुख पदार्थों में से एक क्या है। अब ऑप्शन आपको दे देगा जल है, ठीक है ना, भोजन है, ईंधन है, जीवाश्म है, क्या है, इस तरह से करके वो आपको क्वेश्चन दे देगा। तो आपको यहाँ पे आंसर देने होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीठा जल, ठीक है ना। मीठा जल मानव जीवन के निर्वहन के लिए सबसे प्रमुख पदार्थों में से एक है। मतलब जल, लेकिन जल में मीठा, जिसे हम पी सकें। जल तो बहुत है पृथ्वी में, लेकिन काम का होना चाहिए। डैश पर एक जल की गति सतत होती है। तो किस पर जल की गति सतत होती है? पृथ्वी पर जल की गति सतत होती है। ओके, जल जो कि एक डैश है, अनिवार्य रूप से अनेक घुलनशील डैश होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा कि जल जो कि एक विलायक है और ये में अनिवार्य रूप से अनेक घुलनशील लवण होते हैं। तो जल में अनेक घुलनशील क्या होते हैं? लवण होते हैं। और जल क्या होता है? विलायक होता है। इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। कृषि जल का सबसे बड़ा है। तो कृषि जल का क्या है? कृषि जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी जल का उपयोग सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो कृषि में जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। डैश जल वह विसर्जन है जो डैश की नहर क्षमता से अधिक होता है। तो देखिए, बाढ़ जल का वह विसर्जन है जो नदी की नहर क्षमता से अधिक होता है। कृष्णा डैश का निर्णय 1973 में, वहाँ पे निर्माण होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल, कृष्णा ट्रिब्यूनल का जो निर्माण है 1973 में हुआ। और जल डैश के पारंपरिक तंत्र में डैश विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जल अनेक के पारंपरिक तंत्र में संचयन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के एमसीक्यू और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके एमसीक्यू आपके लिए लेके आएंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपके एग्जाम होंगे 100%। अगर प्रमोट करना होता है उनको, तभी तक आपको प्रमोट कर दिया होता मेरे ख्याल से। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।